जी हाँ साथियों, बोर्ड एग्जाम 2024 में आने वाले सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर मैं एक हिंदी का वायरल पेपर लेकर आया हूँ। मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि यह आपको बोर्ड एग्जाम 2024 में बिल्कुल आएगा। तो यह आपको हिंदी में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स दिलाएगा। तो यह वीडियो के एंड तक बने रहिए। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड एग्जाम की पूरी तैयारी कराई जाती है। तो सबसे पहले हम इसके निर्देश को समझते हैं कि बोर्ड एग्जाम में 15 मिनट हम क्या रहेगा, परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित रहेगा। आपको 15 मिनट पहले ही आपको पेपर दे दिया जाएगा और उसके बाद 3 घंटा आपको पेपर लिखना रहेगा। तो उसके बाद क्या कह रहा है कि इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। यानी कि 2 खंड है, उसके प्रत्येक खंड को उत्तर देना है। तो खंड क कह रहा है, यानी खंड क और खंड ख 2 ही खंड है। और सबसे पहले खंड क में पहला जो क्वेश्चन है उसका क भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका है हिंदी प्रदीप कवि वचन सुधा आनंद कादम्बनी ब्राह्मण। यह 1 नंबर में पूछा जाता है। 5 क्वेश्चन इससे पूछेगा और दूसरे से 5 क्वेश्चन पूछेगा, यानी कि 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, MCQ टाइप आता है। तो यह थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका है हिंदी प्रदीप, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ख कह रहा है श्याम सुंदर दास गुलाब राय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और विद्या निवास मिश्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल का। और रंगभूमि उपन्यास के लेखक हैं वृंदावन वर्मा, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद और चतुर्सेन शास्त्री। तो यहाँ पर रंगभूमि के जो उपन्यास के लेखक हैं प्रेमचंद्र जी हैं। इसका राइट आंसर प्रेमचंद्र जी हो जाएगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से कर्मनाश की हार कहानी के लेखक हैं तो शिव प्रसाद, जैनेन्द्र कुमार, यशपाल, काशीनाथ सिंह। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शिव प्रसाद सिंह। अब उसके बाद अंग कह रहा है कि राष्ट्र का स्वरूप निबंध वासुदेव अग्रवाल के किस निबंध संग्रह से लिया गया है। पृथ्वीपुत्र, कल्प वृक्ष, भारत की एकता, कला और संस्कृति। तो यहाँ पे पृथ्वीपुत्र हो जाएगा। इसका सभी आंसर को आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है सभी आंसर्स, आप इसका स्क्रीनशॉट चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब हम दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न का कह रहा है गिरजाघर माथुर किस काल के कवि हैं। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा इसका आदिकाल, आधुनिक काल के कवि थे गिरजा कुमार माथुर। अब उसके बाद कह रहे हैं ख प्रगतिवाद काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल, सूरदास, तुलसीदास, चंद्रवरदाई। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा केदारनाथ अग्रवाल जी। और उसके बाद लहर काव्य कृति के रचनाकार हैं यहाँ पे महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती और अज्ञे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जी। उसके बाद कह रहा है उर्मिला का विरह वर्णन साकेत किस संग्रह में है। प्रथम, द्वितीय, नवम और चतुर्थ। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा राइट आंसर नवम संग्रह में है। उसके बाद कह रहा है घ कि अंग कह रहा है परिवर्तन किस कवि की रचना है। तो परिवर्तन सुमित्रानंद पंत, निराला, रत्नाकर और धूमिल। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि सुमित्रानंदन पंत जी का है। उसके बाद आपको क्या करना है कि दिए गए तीसरा प्रश्न को कैसे हल करेंगे, इसका चाहते हैं अगर आप स्क्रीनशॉट लेना तो यहाँ से इसका सभी आंसर का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ से यहाँ पे देख लीजिए, इस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। यहाँ पे प्रश्न उत्तर संख्या 2 लिख लेना है। उसके बाद क का उत्तर लिखेगा, फिर ख का, फिर ग का। यहाँ पे आप ले सकते हैं। और इसका मैं पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो मॉडल पेपर में बनाया उसका भी और इसके आंसर का भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको कह रहा है यहाँ पे तीसरा प्रश्न को मतलब हम पढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये आपको गद्यांश इस तरीके से दे दिया जाएगा और इसका उत्तर देना रहेगा। तो पहला प्रश्न कह रहा है इसमें उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, यानी कि संदर्भ लिखना है। पहला क्या है, संदर्भ पूछता है। दूसरा का रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा का स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम क्या सूचित करता है। भूमि और जन का दृढ़ बंधन क्या है। दृढ़वृत्ति और निष्कारण शब्दों का अर्थ क्या है, लिखिए। तो इसका अर्थ कैसे लिखेंगे, उत्तर कैसे लिखेंगे, आप यहाँ से देख सकते हैं। संदर्भ लिखने के लिए सबसे पहले आपको इस तरीके से प्रश्न उत्तर संख्या
3 लिखना है। आंसर आपको कैसे लिखना है एकदम सही और सटीक, ताकि आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिले। तो उसके लिए सबसे पहले आप इस तरीके से लिखिएगा, उत्तर लिखिएगा, उसके बाद जो क्वेश्चन है उसके थोड़ा सा पहले का वर्ड और थोड़ा सा लास्ट का वर्ड जरूर लिख दीजिएगा। उसके बाद संदर्भ लिखिएगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से अवतरित है और इसके रचयिता वासुदेव अग्रवाल जी हैं। यहाँ पे इसको पकड़ने का ट्रिक है, देखिए वासुदेव शरण अग्रवाल का क्या है, राष्ट्र का स्वरूप। तो यहाँ पे देख सकते हैं राष्ट्र, यानी कि राष्ट्र इसमें ज़्यादा टाइम आता है, तो यहाँ पे राष्ट्र इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि राष्ट्र के स्वरूप से ही लिया गया है। उसके बाद हम प्रश्न 4 की तरफ चलते हैं। प्रश्न 4 का है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस धारा से ही जग का क्रम शाश्वत, इस जीवन का उद्गम शाश्वत है, गति शाश्वत, संगम शाश्वत, नभ का नीला का विकास शाश्वत, राशि का यह रजत हास शाश्वत, लघु लहरों का विकास है, जग जीवन के कणाधर, चिर जन्म मरण के आर पार शाश्वत, जीवन का नौका विहार, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमृतत्व। अब इस तरीके से आपको पैसेज दे दिया जाएगा, यानी कि पद्यांश दे दिया जाएगा। उसके बाद इससे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो 5 क्वेश्चन आपको यहाँ से 10 नंबर का पूछे जाएंगे। तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, तो हम इसका उत्तर लिख के आपको बता रहे हैं किस तरीके से आपको इसका उत्तर लिखना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसका उत्तर कैसे लिखा गया है। सबसे पहले इसका संदर्भ पूछा है, तो संदर्भ लिखेंगे, यह पद्यांश कविवर सुमित्रानंद पंत द्वारा रचित नौका विहार शीर्षक से अवतरित है। एकदम छोटा से एकदम सरल भाषा में अपने शब्दों में लिख लेना है इसका संदर्भ। ज़्यादा मार्क्स का नहीं, इसलिए ज़्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, 2 मार्क्स का है, इसलिए थोड़ा भी लिखेंगे तो चला जाएगा। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो आपको यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं रेखांकित किया गया है यहाँ पे, तो इसकी व्याख्या करना है। तो व्याख्या अपने शब्दों में कर दीजिएगा, जैसे कि लिखेंगे, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि कहते हैं कि गंगा तट पर शोभित कलाकार के राजभवन का प्रतिबिंब गंगा जल में झलक रहा है। वह प्रतिबिंब ऐसा लग रहा है मानो वह राजभवन गंगाजल रूपी शस्या पर निश्चिंत होकर सो रही है। इस तरीके से आपको प्रश्न दे दिया जाएगा और रेखांकित अंश का व्याख्या किया जाएगा। अंग इसका जो दिया है क्वेश्चन, इसका आंसर अंग का है। उसके बाद आपको कह रहा है कि अब इस तरीके से आपको ग कह रहा है कि नभ का नीला विकास कैसा है, जग का क्रम कैसा है, उद्गम तथा कर्णाधर शब्दों का अर्थ लिखिए। तो इस तरीके प्रश्नों का आपको उत्तर किस तरीके से लिखना है बोर्ड एग्जाम की कॉपी में, उसको आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको ग का जो आंसर है इस तरीके से लिखना है कि इस संसार की गति कवि का धारा के समान हो लगती है। उसके बाद जग का क्रम भी गंगा के समान अखंड और अविरल लगता है। इस तरीके से आपको उत्तर लिखना है। उसके बाद हम प्रश्न 4-5 की ओर चलते हैं। हमारा जो प्रश्न 5 क है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। यानी कि अधिकतम शब्द 80 वर्ड में ही लिखना है, आपको ज्यादा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर ये 5 ही नंबर का है। 3 नंबर इसके साहित्यिक परिचय के लिए देता है, 2 नंबर प्रमुख कृतियों के लिए देता है। तो आपको ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल 80 वर्ड में ही लिखना है। सबसे पहला कौन है, प्रोप्राइटर जी सुंदर रेड्डी का लिख दीजिए, या हरिचरी प्रसाद द्विवेदी का लिख दीजिए, या वसुदेव शरण अग्रवाल। 3 देगा, आपको कोई एक लिखना रहेगा। तो मान लीजिए हम लिखते हैं यहाँ पे वासुदेव शरण अग्रवाल का, क्योंकि पहला चैप्टर है और हर साल प्रश्नोत्तर संख्या 5 लिखना है। इस तरीके से आपको लिखना है, ये आंसर लिखने का यही तरीका है। उसके बाद जीवन परिचय लिखेंगे और वासुदेव शरण अग्रवाल जी का लिख रहे हैं तो वो लिख लेंगे। उसके बाद एकदम शॉर्ट में मैं इसको लिखा हूं, तो आप इस तरीके से याद करिएगा कि आप बोर्ड एग्जाम में भूले मत और लिख दीजिएगा। डॉक्टर अग्रवाल का जन्म सन 1940 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। इनके पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में व्यतीत हुआ। यहीं से इन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राचीनकालीन भारत नामक शोध प्रबंध पर डी लिटरेचर की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल ने पाली, संस्कृत एवं अंग्रेजी भाषाओं
भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का गहन अध्ययन करके उच्च कोटि के विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हुए। उसके बाद आपको लिखना है भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का महान विद्वान का स्वर्गवास सन 1967 ईस्वी को हुआ था। इस तरीके से आपको जीवन परिचय लिखना है। उसके बाद आपको साहित्यिक योगदान लिखना है। यहाँ पे देख सकते हैं साहित्यिक योगदान मैंने लिखा है किस तरीके से। तो साहित्यिक योगदान में आपको लिखना है डॉक्टर अग्रवाल भारतीय संस्कृति पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्रकांड पंडित एवं अन्वेषक थे। पंडित मतलब होता है विद्वान, और इनके मन में भारतीय संस्कृति को वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश लाने का उत्कृष्ट इच्छा थी। इसके बाद कृतियां इनकी क्या थी, तो प्रमुख कृतियां में आता है पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कल्पवृक्ष, वागधारा, मातृभूमि, भारत की एकता इत्यादि। उसके बाद आपका संपादन किन की चीजों का मतलब एडिट करते थे, तो पाली, प्राकृत और संस्कृत के एकाधिक ग्रंथों का। इस तरीके से इनका संपादन इन चीजों का ये किया करते थे। उसके बाद आपको लिखना है 5 ख का उत्तर। तो 5 ख का उत्तर कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले प्रश्न ऊपर लेते हैं। ख, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का ये भी पूछता है। 3 यहाँ पे कवि दिए होंगे लेखक, उसके बाद उनका किसी एक का लिखना होगा। मैथिली समरगुप्त, जयशंकर प्रसाद वगैरह, ये तीनों में से किसी एक का लिखना है। तो आप जयशंकर प्रसाद के लिख लीजिएगा क्योंकि ये इजी है और ये आपको याद हो सकता है, तो इसको लिख लीजिएगा। और मैंने लिखा है जो बहुत आसान है, तो यहाँ पे आप इस तरीके से प्रश्नोत्तर संख्या 5 ख लिखिएगा। उसके बाद जयशंकर प्रसाद का साहित्य परिचय लिखिएगा। इसके बाद इसमें क्या चीजें लिखनी है इसको ध्यान से समझिए। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी को काशी के सुंघनी नामक वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। इनका स्वर्गवास 1937 ईस्वी को हुआ। बस आपको इतना ही लिख देना है। उसके बाद साहित्यिक परिचय लिख दीजिए। जयशंकर प्रसाद जी हिंदी युग के परिवर्तक कवि माने जाते हैं। प्रसाद जी जीवन भर संघर्ष करते हुए अनेक रचनाओं को जन्म दिए हैं। इन्हें इनकी रचना कामायनी पर मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। जयशंकर प्रसाद के काव्य में प्रेम और सौंदर्य प्रमुख रहा है। ये नागरिक प्रचारित सभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। इस तरीके से आपको लिख लेना है और मैं इसका पीडीएफ आपको दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी कृतियां नाटक चंद्रगुप्त, अजातशत्रु और राजश्री। उपन्यास क्या क्या लिखे हैं, कंकाल, तितली। प्रमुख रचना आकाशद्वीप, आंधी, कमायनी, आंसू, लहर इत्यादि। भाषा शैली, इनकी भाषा शैली क्या है, जयशंकर प्रसाद जी के भाषा उत्कृष्ट, खड़ी बोली तथा इनकी शैलियों में परंपरागत स्पष्टता और नवीनता पाई जाती है। इस तरीके से आपको जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय लिखना है। उसके बाद आपको 6 क्वेश्चन जो कि ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट की कथा वस्तु का साल लिखिए। 80 वर्ड अधिकतम है। इसका 5 नंबर का पूछता है। तो यहाँ से किस तरीके से पंचलाइट को लिखेंगे इसका एकदम विस्तृत में हम समझाएंगे और एकदम बेहतरीन तरीके से। तो इस वीडियो के इन तक जरूर बने रहिएगा और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए सबसे पहले इसका हम आंसर कैसे लिखेंगे, तो पंचलाइट को लिखने का सबसे आसान तरीका है। सबसे पहले हम इसका कुछ बातों को समझ लेते हैं। यहाँ पे एक गोधन है, मतलब इसके पात्र कौन कौन से हैं, गोधन, मुनरी और सरदार, ये 3 मुख्य पात्र हैं और एक है गुलरी काकी। तो इस तरीके से मुख्य पात्र हैं। तो इस पात्र में क्या, गोधन यहाँ पे नायक है, तो गोधन नायक है। तो इस पंचलाइट फणीश्वरनाथ रेणु जी की आंचलिक कहानी है। इस कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण किया गया है। यानी बिहार के जो गांव है उसमें विकास को लेकर, उसके परिवेश के लेकर यहाँ पे इसका एक चित्रण किया गया है, वो भी फणीश्वरनाथ रेणु जी के आंचलिक कहानी में। तो इस कहानी को समझिएगा। इस बार रामनवमी के मेले से सभी पंचों ने कहा जो 10 रुपये बच गए हैं उससे पूजा की सामग्री खरीद ली जाए। गांव के सभी पंच सरदार के दरवाजे पर खड़ा हुए। बच्चे शोरगुल मचा रहे थे। पूजा की सामग्री चौके पर सजी हुई थी और लेकिन पंचलाइट खरीदने से पहले और खरीदने के बाद किसी ने नहीं सोचा था कि पंचलाइट पाले तो बाले कौन। यानी कि यहाँ पे इतना का समझ लीजिए पहले मतलब। इस बार रामनवमी के मेले यानी कि सभी लोग मेले में गए थे और उससे जो 10 रुपया उनके पास बचा था वहां से उन्होंने पंचलाइट खरीदा और उसकी सामग्री खरीदी। उसके बाद सभी लोग सरदार के दरवाजे पर खड़े हुए
और बच्चे शोरगुल कर रहे थे और चूल्हे पर यानी कि चौके पर पूजा की सामग्री रखी हुई थी। और पंचलाइट मतलब खरीदने से पहले और खरीदने के बाद यह किसी ने नहीं सोचा था कि पंचलाइट को जलाए कौन और कौन नहीं जलाएगा। तो यह इतना कहने का मतलब इतना इसमें लिखा गया है। उसके बाद कह रहा है कि पंचलाइट, अब यह वही कहावत है कि भाई रे गाय लू दूहे को, यानी कि इसका देखिए ये जो चीज लिखा गया है आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे हाईलाइट करके लिखना है, ब्लैक पेन से लिखना है, भाई रे गाय लू तो दूहे कौन, इस तरीके से आपको लिखना है, कहावत है। और उसके बाद सभी के चेहरे पर उदासी छा गई और अंधेरा बढ़ने लगा। मुनरी अपनी सहेली कनेली से बोली, गोधन पंचलेट बालना जानता है। कनेली सरदार को बोला और सरदार पंचों को। सभी ने कहा, जाति की बंदिश क्या जब जाति की पानी उतर रही हो। यहाँ तक इसका मतलब समझ लीजिए, मतलब किस तरीके से कहानी को उसके बाद लिखा गया है कि मतलब सभी के चेहरे पर उदासी आ गई थी। उसके बाद मतलब कोई बालने वाला नहीं था तो उसके सभी के लोग के पास उदासी आनी थी। और उसके बाद क्या कहती है मुनरी अपनी सहेली से कनेली से कह देती है कि गोधन पंचलाइट पालना जानता है, यानी कि गोधन पंचलाइट बालना जानता है। यह कहती है कौन? मुनरी अपनी सहेली कनेली को। उसके बाद कनेली सरदार को कहती है और सरदार सभी पंचों से कहता है और पंच कहते हैं कि जाति की बंदिश क्या जब जाति की पानी उतर रही हो। उसके बाद क्या होता है कि गुलरी काकी गोधन को मना लेती हैं। गुलरी काकी जो है गोधन को बुला लाती हैं। उसके बाद गोधन कभी फूंकता है और कभी स्पिरिट को दबाता है, मतलब कभी उसमें जो पंचलाइट है उसमें फूंक देता है और कभी स्पिरिट को डालता है। और धीरे धीरे क्या होता है पंचलाइट में रोशनी आने लगती है और सरदार बोलता है, क्या बोलता है सरदार? खूब गाओ सलीमा का गाना, तुम्हारा सातों खून माफ। इस तरीके से आपको पंचलाइट लिखना है और उम्मीद करते हैं कि पंचलाइट आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका होगा, क्योंकि पंचलाइट बहुत ही आसान कहानी है। इस कहानी को समझिएगा, बहुत ही बेहतरीन है। उसके बाद 7 क्वेश्चन आता है। स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, यानी कि जो आपने पढ़ा है, जिस आप राज्य जिले में रहते हैं उसके खंडकाव्य के आधार पर एक खंड के प्रश्न का उत्तर देना है और 80 वर्ड में देना है। 5 नंबर का पूछा जाता है। तो आप अलग अलग जिलों में अलग अलग रहता है, जैसे देवरिया जिला में है रश्मि रथी, तो इसको आप तैयार कर लेना। जैसे नायिका का चरित्र चित्र है और रश्मि रथी के खंडकाव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। इस तरीके से यहाँ पे सबसे ज्यादा पूछा जाता है कौन का चरित्र चित्रण, तो इसका हम देख लेते हैं कौन का चरित्र चित्र कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको लिखना है प्रश्न संख्या 7 और ये गोरखपुर जिले में भी रहता है, गोरखपुर मंडल में, तो इस गोरखपुर वाला छात्र भी इसे याद कर सकते हैं। तो कौन का चरित्र चित्रण? महाभारत में कई महान चरित्रों का वर्णन है, यानी कि जो महाभारत हुआ तो उसमें कई महान चरित्र थे जिनका वर्णन उसमें किया गया है। उन्हीं में एक से एक पात्र थे कर्ण, उन्हीं में से एक कर्ण भी थे, किंतु कुंती ने निंदा के भय से उसे गंगा में नदी में प्रवाहित कर दिया था, जिसे एक सूत के द्वारा इनका पालन पोषण होता है, जिससे कारण इन्हें सूत पुत्र भी लोग कहते हैं। उसके बाद वीर योद्धा हेडिंग बनाइएगा, हेडिंग आपको बना कर जरूर लिखना है। तो बचपन से एक कर्ण को अस्त्र शस्त्र अपनी तरफ खींचते थे। उसके बाद लिखेंगे इनकी विद्या को देखकर द्रोणाचार्य डर जाते हैं और अर्जुन से कहते हैं कि इस तरीके से आपको एक पोएम भी लिखना है। तो पोएम को ध्यान से देखिएगा और मैं इसका सभी का पीडीएफ आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। किंतु आज जो कुछ देखा उससे धीरज हिलता है, मुझे कर्ण में चरम वीरता का लक्षण मिलता है, बढ़ता गया कहीं निष्कंटक या उद्भटपट बाल, अर्जुन तेरे लिए कभी यह हो सकता है का। मतलब यहाँ पे जो द्रोणाचार्य हैं अर्जुन को समझा रहे हैं कि किंतु आज जो कि देखा, मतलब वहां से कर्ण को देखकर जो द्रोणाचार्य हैं उनका धीरज हिल जाता है और वो कहते हैं कि कर्ण जो कि वीरता जो है वो बहुत ही मतलब अधिक है और यहीं तक बढ़ते गया, ऐसे ही बढ़ते गया तो एक दिन अर्जुन का काल हो सकता है। इस तरीके से इस कविता का कहानी का मतलब हो सकता है। और उसके बाद दानवीर आपको लिखना है। तो कर्ण ने अपने जीवन में असंख्य दान किए। जब वे अंग देश के राजा बने तभी उन्होंने ये घोषणा की उनके पास जो कोई भी किसी भी कामना से
उनके पास आएगा उसे कभी निराश नहीं भेजेंगे। यानी कि जब अंगदेश का जब राजा बने थे कर्ण, उसके बाद उन्होंने यह घोषणा की थी कि कोई भी अगर किसी भी कामना से उनके पास आएगा तो वह उसे कभी निराश नहीं भेजेंगे। और इसी पर फिर एक आपको कविता लिखनी है। मांगो मांगो दान अन्न या बसंत धाम या धन दूं, अपना छोटा राज या क्षणिक क्षुद्र जीवन दूं, मेघ भले लौटे उदास हो किसी रोज सागर से, याजक फिर सकते निराश पर नहीं कर्ण के घर से। इस तरीके से आपको यहाँ तक 80 वर्ड हो चुका होगा। तो बस आपको इतना ही लिखना है। उसके बाद हम 8 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 8 क्वेश्चन खंड ख है। यहाँ से खंड ख चालू हो जाता है और यहाँ से क्या कर रहा है कि यहाँ पे संदर्भ और एक ठो आपको मतलब पैसेज देगा, एक ठो पद्यांश के टाइप के देगा। तो आपको 2 क्वेश्चन श्लोक से एक मिलेगा और एक गद्यांश से मिलेगा संस्कृत के। तो यहाँ पे 7 यानी 14 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इस तरीके से आपको इसको तैयार कर लेना है। उसके बाद हम 9 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 9 क्वेश्चन हमारे देखिए क्या कह रहा है। 9 क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं आप कि 9 मतलब हटा दिया गया है इसको, इसके जगह पे आपको जोड़ दिया गया है अपठित गद्यांश। ये जो आपको देख रहे हैं ये 9 क्वेश्चन यहाँ पे इसको हटा दिया गया है। ये संधि वगैरह हटा दिया गया है, विभक्ति वगैरह हटा दिए गए, सभी चीज़ों को हटा दिया गया है। इसके जगह पे आपको अपठित गद्यांश पढ़ना है। यानी कि जो बिना पढ़े हुए आपके पास एक गद्यांश आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, उसको पैसेज को पढ़ के आंसर देना होगा। तो उसका आंसर दीजिएगा उस तरीके से। और ये पढ़ना नहीं है तो इसको कोई फ़ायदा नहीं है इसके करने से। उसके बाद हम यहाँ पे 12 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 क्वेश्चन हमारे कह रहा है वीर रस अथवा शांत रस लक्षण सहित एक उदाहरण दीजिए। यानी कि 2-2 नंबर का ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 12 का। यानी कि यहाँ से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और निबंध से 9 नंबर का क्वेश्चन और आवेदन पत्र से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, मैं इन सभी चीज़ों को बताने वाला हूँ, तो वीडियो के ध्यान से जरूर देखिएगा। 12 क्वेश्चन को हल करते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 12 वीर रस कह रहा है। तो विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से उत्साह नामक अस्थाई भाव वीर रस की दशा को प्राप्त करता है, जिसे वीर रस कहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मतलब इसका स्क्रीनशॉट लेना तो टेक स्क्रीनशॉट फॉर दैट। उदाहरण भुज को छोड़ना मुझे सहारा किसी और संबल का बड़ा भरोसा था, लेकिन इस कवच व कुंडल का अब न कहेगी जगत कर्ण को ईश्वरी भी बल था, जीता वह इसलिए कि कवच व कुंडल था। इस तरीके से आप उदाहरण लिख सकते हैं। उसके बाद सलेश अलंकार, ये बहुत बार पूछा जाता है, अलंकार है, यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है बार बार। तो जहाँ एक शब्द का एक ही बार प्रयोग होता है उसे एक से अधिक अर्थ होते हैं, वहाँ सलेश अलंकार होता है। जैसे उदाहरण चिर जीवो जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर को घटी ये वृषण भानुजा ये हलधर के वीर। इस तरीके से आप इसका एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। उसके बाद चौपाई आता है। तो चौपाई में कह रहा है यह एक सममात्रिक छंद है, इसके 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, ये छंद है। और इससे भी 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसका एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, बहुत ही आसान एग्जाम्पल है। निरखित सीधी साधक अनुरागे, सहज स्नेह सराहन लागे, होत न भूतल भाव भरत को, असर अचर सचर चर अचर करत को। इस तरीके से इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। उसके बाद हम अब 13 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आवेदन पत्र कैसे लिखे उसकी तरफ चलते हैं। आवेदन पत्र लिखने का सबसे आसान तरीका होता है कि इस तरीके से आपको सजाया जाए कि एग्जामिनर देखते ही आपको 6 में 6 नंबर दे दी जाए। तो इसके लिए सबसे पहले आप कुछ टेक्निक को अपनाइएगा जो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आप लिखिए प्रश्नोत्तर संख्या 13, उसके बाद सेवा में जरूर लिखिएगा यहाँ पे। उसके बाद एक लाइन यहाँ पे छोड़ने के बाद प्रबंधक लिखिएगा। उसके बाद जो आपका स्कूल हो उसके लिख दीजिएगा। उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ना है आपको, यहाँ पे देख सकते हैं खाली है। उसके बाद यहाँ पे इसके सामने महोदय लिखना है। उसके बाद दैनिक जागरण समाचार पत्र आज दिनांक 8/12/2023 से ज्ञात हुआ कि आपके विद्यालय में प्रवक्ता का पद खाली है। उस पद के लिए मैं अपना आवेदन पत्र आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरी शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताओं का विवरण निम्न प्रकार है। और ये जो डायग्राम बनाया है इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है। अगर आपको कोई भी मतलब पद के लिए आपको मतलब एप्लीकेशन आ गया कि इस पद के लिए आप एप्लीकेशन लिखिए, तो इस तरीके से ही आपको लिखना है। और ये आपकी जो कक्षा है, वर्ष है, मतलब किस ग्रेड से पास हुए हैं उसकी, और विषय कौन कौन सा विषय
मतलब कक्षा में लिए थे, इसको भी आपको यहाँ पे लिख देना है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि जैसे हाई स्कूल में हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, कला, ये था आपका। इंटरमीडिएट में क्या था, हिंदी, अंग्रेजी और पीसीबी हो सकता है या मैथ, या पीसीएम हो सकता है या पीसीबी, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। यहाँ पे जगह नहीं इसलिए यहाँ पे एडजस्ट कर दिया हूँ। उसके बाद बीए में आप लिख सकते हैं हिंदी, संस्कृत, अर्थशास्त्र, और एमए में आप लिख सकते हैं अर्थशास्त्र, और बीएड में आप निर्धारित विषय यानी कि कोई भी विषय, मतलब इन जो निर्धारित विषय आपका होगा वो लिखिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए, एक लाइन छोड़ने के बाद आप लिखेंगे, मैं 2004 से एमपी इंटर कॉलेज जौनपुर में अर्थशास्त्र के प्रवक्ता के रूप में कार्यरत हूं, लेकिन यह एक अस्थायी पद है। आपसे निवेदन है कि मेरी शैक्षणिक कार्यों और योग्यता के आधार पर अपने कॉलेज में सेवा का मौका दें। और उसके बाद आपको लिखना है आवेदक, जैसे आपका नाम मान लीजिए सनी प्रसाद है, तो यहाँ पे सनी प्रसाद लिख सकते हैं। उसके बाद अपना जो मतलब एड्रेस है उसको लिख दीजिएगा और यहाँ पे डेट लिख दीजिएगा। इस तरीके से आपको लिखना है। यह वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी ऐसे मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, इस चैनल को जरूर